हेलो एवरीवन, कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखो, अपन की नीट की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें अगर आप आज अपन बात करेंगे, नेक्स्ट है मोल की बात। तो देखो, मोल को समझने से पहले अपन को समझना है एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जब मोल की हम बात करेंगे तो वहां हमारे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट का यूजेज होने वाला है। अब देखो, एटॉमिक वेट होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक वेट का मतलब होता है कि कोई भी एटम कितना हैवियर है कार्बन के 1/12 पार्ट से। अर्थात अपन रेफरेंस एलिमेंट किसकी बात करेंगे? कार्बन की बात करेंगे। कार्बन से उसका जो मास है वो कितना हैवियर है, उसे शो करता है एटॉमिक वेट। अब देखो, डेफिनेशंस की अपन के लिए कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन को जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वहां अपन को एटॉमिक वेट निकालना है या मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एटॉमिक वेट की। तो देखो, एटॉमिक वेट को समझने के लिए अपन के पास में एटॉमिक वेट है तीन टाइप्स का। जो एटॉमिक वेट की बात करते हैं अपन, एटॉमिक वेट, या दूसरा बोलूं मैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब देखो, वेट वेट बराबर होता है एम जी, एम इंटू जी, और मास किसी का भी द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन अपन के केमिस्ट्री में जी को इतना मानते नहीं है, इसलिए अपन एटॉमिक वेट बोले या एटॉमिक मास बोले, वो हमारे लिए एक ही बात है। अपन को उलझना नहीं है इसमें। फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होते हैं, लेकिन अपन की केमिस्ट्री के बेस से दोनों मास और वेट एक ही बात है, आप ये समझोगे। तो देखो, एटॉमिक वेट में तीन पार्ट होते हैं, तीन टाइप का होता है। एक होता है आम, एक होता है राम, और एक होता है गाम। ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए। आम का मतलब है एक्चुअल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। राम का मतलब है रिलेटिव एटॉमिक मास, और गाम का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो, एक्चुअल एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एटम इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मतलब होता है एक्चुअल एटॉमिक मास का। और यह है हमारा क्या होता है? फिक्स होता है, ये कभी भी चेंजेस नहीं होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो मास ऑफ एटम इन एएमयू। अगर एएमयू में आपको मास दे रखा है तो कौन सा मास है? वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसके बाद में बात करूं ग्राम एटॉमिक मास की, तो इसको लिख सकते हैं हम आम इंटू एन ए, या बोलूं मैं मास ऑफ एटम इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एन ए। अब देखो, एक्चुअल में जो ये 1.66 इन 10⁻24 जो मान है, ये 1/Na का ही है, क्योंकि यदि आप 1/6.022 इंटू 10⁻23 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसके बराबर आती है। तो देखो, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो मास ऑफ एटम किस में आ गया? ग्राम में आ गया। तो हमारे लिए अपन को कहीं भी नहीं पूछने वाला वो कि आपको आम, राम और गाम में अंतर बताना है। आपको तो वहां क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक वेट फाइंड करना है या करना है मॉलिक्यूलर वेट। एक नेक्स्ट बात और लिखता हूं मैं इसमें। देखो, यदि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दे रखा है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास आपको दे रखा है पेपर में, तो वह शो कर रहा है एटम। किसको शो करेगा? एटम को शो करेगा। और यदि आपको जीएम, ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है, तो वह ग्राम एटम बोले या ग्राम मॉलिक्यूल बोले, वो किसको शो करेगा? मोल को शो करेगा। किसको शो करेगा? मोल को शो करेगा। यदि मैं नेक्स्ट लिखता हूं नोट डाल के, यदि आपको पेपर में क्या क्या दे दे, वो पेपर में आपको दे कि ग्राम एटम
ग्राम एटम बोले यह भी मोल के बराबर है। किसके बराबर है? मोल के बराबर है। सेकंड है ग्राम मॉलिक्यूल बोले, क्या बोल दे? ग्राम मॉलिक्यूल बोल दे, यह भी किसके बराबर है? मोल के बराबर है। क्योंकि यदि मैं देखो एग्जाम्पल की बात करता हूं, क्योंकि अपन की केमिस्ट्री क्या है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी। देखो यदि मैं बोलूं 12 ग्राम एटम, तो इसको बोल सकता हूं मैं 1 मोल के बराबर। किसके बराबर बोल सकता हूं? 1 मोल के बराबर। या 12 ग्राम कार्बन, तो यह भी 1 मोल के बराबर ही होगा। क्योंकि 12 ग्राम का मतलब ही कार्बन के जो 12 ग्राम हैं वे 1 मोल के बराबर होते हैं। यदि मैं बोलूं 6 ग्राम कार्बन, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल के। ये बात मैं और आगे आपसे करने वाला हूं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक वेट का मतलब एक्चुअल में है क्या। यदि आपको एएमयू में वैल्यू दे रखी है तो वह एटम को शो कर रहा है। यदि ग्राम में वैल्यू दे रखी है तो आप उसके मोल फाइंड कर सकते हैं। ग्राम एटम बोले, ग्राम मॉलिक्यूल बोले, वो बात कर रहा है मोल की। देखो अब मैं बात करता हूं एटॉमिक वेट के। कुछ एग्जांपल्स हैं जो एटॉमिक वेट अपन को याद रखने चाहिए उसके। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इसके बाद मैं बात करता हूं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो आपको इतने के एटॉमिक वेट तो क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए एटॉमिक वेट। कुछ एग्जांपल और लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करता हूं एफई की। एफई हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, पीबी हो गया, एजी हो गया, एक्सेट्रा। यहां ईटी से डाल दो। इतने तो आपको याद होने चाहिए। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? देखो हाइड्रोजन मिलेगा H2 के रूप में, तो इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 2। हीलियम का कितना होता है? 4। लिथियम का कितना होता है? 7 होता है। बेरिलियम का कितना होता है? 9 होता है। बोरॉन का कितना होता है? 10.8 होता है, इसको 11 मान सकते हैं अपन। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। लेकिन नाइट्रोजन किसमें मिलेगी आपको? N2 के रूप में, तो 28 हो जाएगा इसका। ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये किसके रूप में हो गया? O2 के रूप में, तो कितना हो गया? 32। फ्लोरीन का कितना होता है? 18 होता है। इसके बाद में नियोन का 20। अब देखो फ्लोरीन का 9 है, तो इसका 19 भी हो सकता है। 18 या 19 कुछ भी मान लो, एक ही होगा। ठीक है, इसका होता है 20। इसके बाद में सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 38 के करीब होता है, पोटेशियम का 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है। ये 39.94 होता है, इसको 40 के बराबर मान लेंगे अपन। Fe का होता है 56, कॉपर का कितना होता है? 63.5, जिंक का 65, आई का 127, ब्रोमीन का 80, पीवी का 207, एजी का 108 और यूरेनियम का 238। ये क्या है? एटॉमिक वेट है। अब देखो निकल का कितना होता है? 58 के करीब होता है इसका अप्रोक्सीमेट। तो अपन को इतनों के एटॉमिक वेट तो क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। कुछ मैं और बता देता हूं आपको एक बार।
यदि हाइड्रोजन H के रूप में मिलेगा तो 1 हो जाएगा, H के रूप में मिलेगा तो 1 हो जाएगा इसका। इसके बाद मैं और बात कर लेता हूं, जैसे Ag का हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, निकल, बस इतना ही है। ये अप्रोक्सीमेट 59 मान लो या 58 मान लो, एक ही बात है, क्योंकि आपको ये जो भी अलग हैं वो आपको पेपर में देगा। इसके बाद मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर वेट की, मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, एटम होते हैं। एटम का यदि आपको मास पता है, उनको एडिशन कर दो, सम ऑफ द एलिमेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास की मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर मास, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं इसमें ग्लूकोज C6H12O6। दूसरा बात करता हूं मैं CuSO4, ZnSO4। अब देखो इनकी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाकी अपन को क्या है ये एग्जाम में दिए हुए होंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इसमें कार्बन कितने हैं, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने 12 हैं, तो 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, यदि ऑक्सीजन कितने 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखो 6 इंटू एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस 12 प्लस इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है H के रूप में, ये देखो H के रूप में तो 1 प्लस 6 इंटू मास ऑफ एटम, ऑक्सीजन का कितना होता है बोलो 16, क्योंकि यदि ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन का 1 कर लेंगे तो 16 आएगा, 6 के कर लेंगे। इसके बाद इसका हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, ऐड करोगे इसको तो कितना आएगा 180। बोलो इसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर कितना है, एक कॉपर है, एक कॉपर का कितना होता है 63.5 प्लस सल्फर कितना है, एक सल्फर है कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, एक का कितना होता है 60, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया, इधर ऐड कर लो इसको, 64 32 63.5, तो 5 5 9 15, तो इसका हो गया 159.5। अब देखो मॉलिक्यूलर मास है तो इसका यूनिट हो जाएगी ग्राम मोल इनवर्स, इसकी भी क्या हो जाएगी ग्राम मोल इनवर्स। इसके बाद में बात करता हूं जिंक सल्फेट की, ZnSO4, जिंक कितना है 1 है, कितना होता है 65 होता है, प्लस सल्फर का कितना 1 कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है कितने 16, 65 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया 611 161 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट सभी मॉलिक्यूल का फाइंड कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इसके बाद में बात करता हूं मोल की। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना है मोल। ये बातें जो मैंने बताई हैं आपको एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पेपर में दी हुई होंगी। यदि फॉर्मूला मास पूछे तो फॉर्मूला दे देगा, जैसे NaCl दे दिया आपको, अगर फॉर्मूला मास दे रखे जैसे NaCl दे दिया
Na का कितना होता है 23, इसका कितना होता है Cl का 35.5, कितना हो गया 58.5 ग्राम मोल इनवर्स, ये NaCl का होता है। इस तरीके से KCl का निकाल सकते हो। अलग अलग कंपाउंड के आप मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट या फॉर्मूला मास, ये सारे निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है, इसमें अपन को कोई परेशानी नहीं आती। अब मैं बात करता हूं मोल की। एक्चुअल में मोल होता क्या है, तो देखो मोल की अगर बात करें तो मोल जो टर्म है वो है मैथ की टर्म, इसको अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक मोल वो क्या है, मैथ का पार्ट है। अब इसमें देखो मोल की अगर मैं बात करूं, जैसे दर्जन का मतलब कितना होता है 12 होता है, उसी प्रकार ओवर का मतलब क्या होता है 6 होता है। 6 बॉल अगर होंगी तो उसे 1 ओवर बोल देंगे। अगर आपको बोले कि 1 दर्जन केले देने तो वो 12 केले देगा, आपको 10 नहीं देगा, क्योंकि फिक्स वैल्यू है। उसी तरीके से मैं बात करता हूं मोल की, तो मोल भी अपन क्या है, कोई भी एटम है, अपन केमिस्ट्री में जो टर्म यूज करते हैं 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हो गया कि उसके जो ग्राम एटम है वही 1 मोल के बराबर है। जैसे कार्बन का मैं 1 मोल बोल रहा हूं तो 12 ग्राम बोलने के बजाय मैं 1 मोल बोल दूंगा उसको। ऑक्सीजन का 16 ग्राम बोलूं, ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम बोलूं तो 1 मोल के बराबर हो गया ग्राम एटम। यदि मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो 32 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। अब 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि मोल की डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस को अपन समझेंगे। तो देखो मोल की डेफिनेशंस किस तरीके से देंगे अपन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम हैविंग मेनी पार्टिकल्स एज दियर कार्बन 12 आइसोटॉप्स, अर्थात कोई भी अमाउंट है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका ग्राम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं जितने कार्बन 12 के आइसोटॉप में प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन मोल बोलते हैं। 1 मोल के लिए रेफरेंस एलिमेंट किसका यूज करेंगे अपन, कार्बन का यूज करेंगे, क्योंकि कार्बन की जो हाफ लाइफ पीरियड है वो होती है 5860 ईयर, 5860 वर्ष, इसलिए कार्बन को क्या मानते हैं अपन, रेफरेंस एलिमेंट मानते हैं, जिसमें अपनी काफी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। तो अब मैं बात करता हूं डेफिनेशंस की, एक बार लिखता हूं। देखिएगा मोल, यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance in gram as there many particles present as carbon 12 isotopes, यहां अपन बात करेंगे रेफरेंस एलिमेंट की, रेफरेंस एलिमेंट। तो रेफरेंस एलिमेंट कौन है यहां, कार्बन 12। अब देखो 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 Na पार्टिकल्स। Na क्यों लिखा है इसको, Na क्योंकि ये आवोगाद्रो ने दिया था, किसने दिया था, आवोगाद्रो के नाम पर इसको दिया गया। अब देखो मैं बात करता हूं मोल की। मोल को फाइंड करने के लिए अपन 5 फॉर्मूला यूज करते हैं जो आप सभी को आते होंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे देखो मोल का मैं सबसे पहले फॉर्मूला बात करूं, मोल, मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। स्मॉल n बराबर होता है W/m, गिवन वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड फॉर्मूला है मोल का B/22.4 इन लीटर में। B क्या है, वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम दे रखा हो तो कौन सा यूज करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। थर्ड है मोल, N = N/Na,
एन क्या है, गिवन पार्टिकल है, क्या है, गिवन पार्टिकल है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। अब देखो ये तीन फॉर्मूले तो सभी बच्चों ने पढ़ रखे हैं। अब दो फॉर्मूले जो मैं आगे बात करूंगा वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो बहुत कम ने पढ़े हुए हैं। तो देखो फोर्थ, एन बराबर एम इंटू बी, इसको बोलते हैं मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम। फोर है एन बराबर पीवी अपॉन आर टी, पी यहां है प्रेशर, बी यहां क्या है, वॉल्यूम है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, और ये भी किस में है, केल्विन में। ये पांच फॉर्मूले हैं मोल के। यदि आपको वेट दे रखा है तो आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिएगा, मोल मिल जाएगा। ये अपना सभी के लिए यूज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी के लिए यूज करो इसको। मोल एन बी अपॉन 22.4, ये किस किस के लिए यूज होगा, गैसियस वॉल्यूम दे रखे होंगे आपको, गैसियस वॉल्यूम, तो वहां ये यूज होता है गैसियस वॉल्यूम में। इसके बाद में एन अपॉन एन ए, गिवन पार्टिकल दे रखे होंगे और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, वहां मोल मिल जाएगा आपको। इसके बाद में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करोगे तो भी मोल मिल जाएगा। ये अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया यूज होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वहां सीधे सीधे मोल नहीं देगा। एग्जाम में आपको क्या देगा, मोलरिटी देगा, वॉल्यूम देगा, उससे आपको मोल फाइंड करने, इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट। ये तो सभी को रटे हुए होते हैं, ये तो 10वीं का बच्चा भी पूछोगे आप तो उसको भी रटे हुए होंगे, परंतु ये फॉर्मूला बहुत कम को पता होता है। यदि आपने वॉल्यूम को क्या ले लिया, मिलीलीटर में ले लिया, तो मोल किस में मिल जाएंगे, मिली मोल में मिल जाएंगे। यदि आपने लीटर में ले लिया तो ये मोल में मिल जाएंगे। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बढ़िया यूज होता है इसका। इसके बाद में ये है एन बराबर पीवी अपॉन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। यदि आपको सारे डाटा मिल जाए तो आप यहां से भी मोल फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, तीन हो गए मोल के फॉर्मूले। अब आपको निकालने होते हैं एटम, कि नंबर ऑफ एटम आप किस तरीके से फाइंड करोगे। नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछ सकता है। तो देखो मैं सीधा लिख दे सकता हूं कि अगर आपको बात करें पार्टिकल्स की, कि आपको फाइंड करने क्या है, फाइंडिंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को फाइंड कैसे करोगे तुम, तो आपको सीधा क्या करना है कि एन, पहले एन निकालोगे आप, एन बराबर देखो डब्ल्यू अपॉन एम से भी निकाल सकते हो, बी अपॉन 22.4 लीटर से भी निकाल सकते हो। यदि वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है तो 22,400 का यूज करोगे। इसके बाद में एन अपॉन एन से भी निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले जिस तरीके से अलग अलग है उस तरीके से आपस में भी बराबर ही है, सभी आपस में बराबर रहते हैं। या आप निकाल सकते हो एम इंटू बी से निकाल सकते हो, या पीवी अपॉन आर टी से आप क्या निकाल लो, पहले मोल निकाल लो, ठीक है, इतना काम कर लोगे। उसके बाद में आप एन निकालने के बाद में एन इंटू एन ए करोगे, क्या करोगे, एन ए एवोगाड्रो नंबर से यूज करोगे, इंटू कर देता हूं मैं पार्टिकल्स, क्या कर देता हूं, पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में देखो यदि आपसे पूछे एटम, आपसे पूछे मॉलिक्यूल, आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछे प्रोटॉन, आपसे पूछे न्यूट्रॉन, कुछ भी पूछे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एन इंटू एन ए इंटू पार्टिकल्स। ये वाला फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर लोगे, मोल फाइंड कर लोगे। अब मैं बात करता हूं इस पे क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं जो अपन को समझने हैं। अब देखो अपन के ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, उसके बाद में अपन क्वेश्चन से बात करेंगे, तो क्वेश्चन से अपन को पता पड़ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा अब
मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। नो नो क्वेश्चन नंबर 1, which has maximum number of molecules among the following among the following ए ऑप्शन है 44 ग्राम CO2, बी ऑप्शन है 48 ग्राम O3, सी ऑप्शन है 8 ग्राम H2 और डी ऑप्शन है 64 ग्राम SO2। ये अपने ऑप्शंस हो गए। अब देखो, सबसे अपन को पूछा क्या है, मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो मॉलिक्यूल्स में आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको CO2 दे रखा है तो ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसमें बात करता हूं एटम की, तो इसमें 3 एटम है। कितने एटम है? 3 एटम है। यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, क्योंकि देखो 6 कार्बन के हैं, 8 ऑक्सीजन के हैं और 8 ऑक्सीजन के, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपन बात कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल कितना है इसमें? एक मॉलिक्यूल है। ये मैंने एग्जांपल लिया है आपको, ना कि इसको समझाया है। इस तरीके से आपको समझना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि आप मोल फाइंड करोगे। जिस तरीके का डाटा दे रखा है उससे आप क्या करोगे? मोल फाइंड करोगे। तो देखो, इसके मोल फाइंड करो, W/M इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला इसमें आप क्या करोगे? यूज करोगे। अब देखो, पहले ए ऑप्शन ले लेता हूं मैं। ए ऑप्शन, N बराबर 44 डिवाइड बाई CO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है? कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 32। कितना हो गया? 44 इंटू Na करो, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? एक मॉलिक्यूल है, तो कितना आ गया? Na मॉलिक्यूल आ गई। कितने आ गए? Na मॉलिक्यूल आ गए। बी ऑप्शन की बात करता हूं मैं। बी ऑप्शन में N बराबर 48 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक का 16, कितने? 3 है। ये भी कितना आ गया? 48। तो 48 इंटू Na इंटू 1 मॉलिक्यूल हो गया। इसके बाद में इसके भी कितने आ रहे हैं? Na मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। सी ऑप्शन की बात कर लेता हूं। सी ऑप्शन में N निकालो, 8 डिवाइड बाई 2 इंटू Na इंटू कितना मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, तो कितना आ गया? 4 Na मॉलिक्यूल्स। डी की बात कर लेता हूं मैं। N इक्वल टू 64 डिवाइड बाई सल्फर कितना है? 32। ऑक्सीजन का कितना है? 32। कितना है? 64 एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट है इसका। तो 64 इंटू Na इंटू 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका भी 1 Na मॉलिक्यूल आ गया। अब देखो, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में? विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। तो किसके ज्यादा हैं मॉलिक्यूल? तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी के कितने हैं? 4 Na मॉलिक्यूल्स हैं। बाकी सभी के कितने हैं?
1 मॉलिक्यूल से। बोलो आया समझ में या नहीं आया, बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी में देता हूं, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लिख लो, एटम्स लिख लो, एटम्स। एटम्स की बात करते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। तो देखो सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो देखो अपन को अब क्या करना है, यहां मॉलिक्यूल्स की जगह क्या कर दोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स। क्या कर दोगे, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स देखो इसमें कितने हैं, 3 है। इसमें कितने हैं, 3 है। इसमें कितने हैं, 2 है। इसमें कितने हैं, 3 है। अब देखो इसमें क्या हो गया, 3 Na एटम्स हो गए। इसमें कितने हो गए, 3 Na एटम्स हो गए। इसमें कितने हो गए, 8 Na एटम्स। 8 Na एटम्स हो गए। इसमें देखो 3 तो 1, ये हो गए 3 Na एटम्स। अब मॉलिक्यूल की जगह क्या आ जाएगा, एटम्स आ जाएगा। बोलो आया समझ में या नहीं आया, क्योंकि एटम्स इसमें बढ़ गए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी, देखो इसमें 8 Na एटम्स आ गए, इसमें 3 Na एटम्स आ गए। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया हमसे से। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ H2 कॉमा O2, H2 कॉमा O2 एंड CH4, CH4 को बोलते हैं अपन मीथेन, हैव बीन टेकन इन ए कंटेनर, in a container of volume B, of volume B at temperature 27 degree centigrade indicates 27 identical conditions, identical conditions, identical conditions. The ratio of the ratio of the ratio of the volume of gas H2 O2 CH4 वुड बी ए ऑप्शन है। एट रेशियो 16:1, बी ऑप्शन है 16:8:1, सी ऑप्शन है 16:1:2 और डी ऑप्शन है 8:1:2। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो एक बार आप इसको
ट्राई करके देखते हैं अपन। देखो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि सॉल्यूशन की बात करता हूं। सॉल्यूशन तो क्या क्या दे रखा है, H2 दे रखा है, O2 दे रखा है और CH4 दे रखा है। तो क्या लिखोगे, H2 O2 और CH4। बोलो हाँ या ना। इसके बाद में मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे इनका। इसका कितना होता है, 2 होता है। इसका कितना होता है, 32 होता है। इसका कितना होता है, 16 होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इक्वल मासेज ऑफ H2 O2 एंड CH4। अब आपको जो W लेना है वो कितना लें, सभी का अपन को सेम लेना है। सेम लेंगे तो मैं मान लेता हूं कि अपन 32 ले लें, इसका भी 32 ले लें और इसका भी 32 ले लें, कोई परेशानी। जो इसका आपको एलसीएम आएगा उसको ही आप क्या मान लो, वेट मान लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं एन की। किसकी बात करते हैं, एन की। तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। ये कितना आएगा, 1 आएगा। और ये कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। बोलो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे इनका। किसका पूछा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये क्या आ गए, मोल आ गए अपन के। आपने पढ़ा होगा आवोगाद्रो लॉ, आवोगाद्रो लॉ। आवोगाद्रो लॉ क्या कहता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन की। जो मोल का रेशियो है वही किसका आएगा, वॉल्यूम का रेशियो आएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या लिख देंगे अपन, वॉल्यूम 16:1:2। देखो सबसे पहले क्या करना है अपन को, इक्वल मास लेना है। इक्वल मास में 32 मान सकता हूं या x मान सकता हूं, क्योंकि x तो कट जाएगा आगे जाके। अब x को भी नोट करना पड़ेगा अपने को, इसलिए जो एलसीएम आ रहा है उसको आप क्या मानोगे, सभी का मास मान लो। मास मानने के बाद में मोल फाइंड कर लो। n कैसे फाइंड करना है इसमें अपन को पता है, W/m से। तो W देखो पहले का मान लू मैं, कितना दे रखा है W, 32 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 16 आ गया। सेकंड की बात करता हूँ, W/m कितना है, 32 डिवाइड बाय 32 कितना आ गया, 1 मोल आ गया। ये 16 मोल आ गया। इसके बाद में थर्ड की बात करता हूँ, W/m, W कितना है, 32 मानना है। ये कितना है, 16, तो कितना आ गया, 2 मोल आ गया। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आज के लिए रखते हैं हम यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।